चलिए अब देखते हैं हम कि इस छोटी कंपनी के नेटवर्क में स्टोरेज क्या है, उसका कैसा रोल है, कैसे बनती है वगैरह वगैरह। लेकिन एक बात मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कुछ हम समझ रहे हैं ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, शुरुआत है। अभी इसमें हर क्षेत्र में, चाहे वो कंप्यूटर्स हो या स्टोरेज हो या बैकअप हो या नेटवर्क अटैच स्टोरेज हो या स्विचेस फायरवॉल वगैरह हो, इन सब में हमें काफ़ी गहराई तक जाना है और हो सकता है हम इनमें पलट पलट कर भी वापस आएँ। ऐसा नहीं है कि एक बार कर लिया तो बात समझ में आ गई। कभी कभी मेरे दिमाग में कोई नया आइडिया आता है समझाने के लिए और कई बार आपके सवाल होते हैं, तो दोनों स्थितियाँ हो सकती हैं। तो स्टोरेज पे देखते हैं। तो आप, जैसा कि मैंने शायद आपको पहले भी बताया था कि ये देखिए 1, 2 और 3, ये 3 स्टोरेज एरे बोलते हैं इनको। एरे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एरे ऑफ डिस्क होती है, कई सारी डिस्कें हैं एक साथ लगी होती हैं एक के बाद एक। जनरली सामान्य तौर पर अंग्रेजी में या कंप्यूटर की दुनिया में एरे जो है एक क्रम में या एक किसी निश्चित आयोजन में सजी हुई चीज़ों को एरे कहते हैं। जैसे कि अगर 1 से लेकर 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे 10 संख्याएं लिखी हुई हों तो वो संख्याओं की एरे कहलाएगी। हम एरे के बारे में अलग से भी बात करेंगे, सॉफ्टवेयर की दुनिया में पहुँचेंगे। अभी आप ये समझ लिए कि स्टोरेज एरे है। अब इसको समझने के लिए ज़रा एक बार हम वापस अपने पर्सनल कंप्यूटर वाले चित्र पर जाते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये नीचे जो बीचों बीच है ये कंप्यूटर का डेस्कटॉप का डब्बा है, नीचे कीबोर्ड है, माउस है, ये मॉनिटर है और दाईं तरफ ये एक हार्ड डिस्क स्टोरेज लिखा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्या है, इसको क्यों अलग से लिखा हुआ है और ये क्या है ये। तो हम इसको थोड़ा सा गहराई में समझते हैं। और आप ये भी सोच सकते हैं कि कंप्यूटर के अंदर तो खुद की अपनी हार्ड डिस्क होती है, तो फिर ये अलग से क्यों। तो हम जरा इसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर थोड़ा झांकते हैं। तो इसके अंदर जब हम झांकते हैं तो आप ये देखोगे कि इसमें, इस कैबिनेट में, इस डेस्कटॉप के अंदर ये नीचे दाएं तरफ कोने में नीचे ये जो लगा हुआ जो दिख रहा है चित्र, इसको, ये हार्ड डिस्क का चित्र है। अगर आप हार्ड डिस्क का मेरा देखेंगे, हार्ड डिस्क के बारे में जो हमने डिस्कशन किया था, पहले का चित्र देखेंगे हम लोग, तो आपको याद आएगा कि उसमें भी इसी तरीके की हार्ड डिस्क थी, कुछ दिख रही थी। तो होता क्या है कि ये इस हार्ड डिस्क की लिमिट हो सकती है, मान लिया कि 100, 200, पता नहीं 300 गीगाबाइट। अगर हमको ज़्यादा डेटा स्टोर करना है तो हम क्या करेंगे? तो हम क्या करते हैं कि फिर हम एक नई अलग से हार्ड डिस्क लगाते हैं। ये जो हार्ड डिस्क स्टोरेज है, ये एक डिस्क लगाई है आपने। अब आप थोड़ा कल्पना करिए कि आपके पास कई सारे डेस्कटॉप हैं या कई सारे सर्वर हैं, है ना, और हर सर्वर में अपनी खुद की डिस्क है। लेकिन कुछ ऐसा डेटा है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन, जानकारी है जो कि सारे सर्वर्स को ज़रूरत पड़ती है। तो आप क्या करेंगे कि उसको उस स्थिति में स्टोरेज को, डिस्क को आप एक अलग से बना देंगे, एक अलग से एंटिटी बना देंगे उसको सेंटर में। उसको अलग से ऐसी स्टोरेज होगी जो एक ही स्टोरेज कई सारे कंप्यूटर से बात कर सकती होगी। तो जब ये स्थिति आती है तो उस स्थिति में उसको केंद्रीय भंडारण, सेंट्रल स्टोरेज कहते हैं। केंद्रीय भंडारण जैसे कि मतलब जैसे नहीं होता है कि बड़ा डिपो होता है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपने बस डिपो देखा होगा, तो एक डिपो होता है, उसमें कई सारी बसें आती हैं जाती हैं वहाँ से वगैरह वगैरह, राइट, वहाँ उनकी सफाई होती है, काम होता है। इसी तरीके से ये आपकी ये सेंट्रल स्टोरेज की तरह की बात हो रही है। तो अब हम वापस अपने चित्र में जाते हैं। इस चित्र में अब आप देख रहे हो कि ये, मान लीजिए हम अब जरा थोड़ा इस चित्र के अंदर झांकते हैं। तो किसी एक स्टोरेज को अगर हम इस पर झांकें कि इसके अंदर क्या हो रहा है, तो उससे हमें थोड़ा समझ में आना शुरू होगा। क्या समझ में आएगा? देखिए, अब अगर हम थोड़ा सा इसको और बढ़ा दें तो अब आप ऐसे देखने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब आप ये देख पा रहे होंगे कि हम बाकी को खिसका देते हैं, केवल इस स्टोरेज वाली एरे पे ध्यान अपना केंद्रित रखते हैं। तो ये स्टोरेज एरे, ये स्टोरेज की एरे है, एक नंबर 1 लिखा हुआ है स्टोरेज एरे। इसमें ये HBA, होस्ट बस अडॉप्टर्स लगे हुए हैं और अंदर, इसके अंदर डिस्कें लगी हुई हैं।
चित्र बनाया हुआ है। आप कल्पना कर लिए कि जैसे हमने आपको डेस्कटॉप में डिस्क दिखाई थी, वैसी ही डिस्कें कई सारी लगी हुई हैं। कितनी हैं इसके बारे में बाद में डिस्कशन होगा, कितनी हैं, क्यों हैं, वगैरह वगैरह, उसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। पर अभी जो है ये मान लीजिए कि आप ये HBA लगे हुए हैं। तो अब क्या हो रहा है, ये अब ऊपर आप देखोगे ये जो मैंने पहले आपको दिखाया था, ये है आपके सर्वर्स 1 2 3 4 5, और नीचे यहाँ पर लगी है ये स्टोरेज है। तो हमारी कल्पना क्या है कि ये सेंट्रल स्टोरेज है, केंद्रीय भंडारण है। तो सारे कंप्यूटर ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सारे के सारे इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जब हम इसको सारे के सारे कंप्यूटर्स का डिस्क का स्टोरेज का प्रयोग करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने इस चित्र में देखा था पर्सनल कंप्यूटर वाले में कि ये जो डिस्क है किसी तरीके से कंप्यूटर से कनेक्ट होनी चाहिए, तब तो ये दोनों आपस में बात करेंगे, तब तो आप डिस्क का प्रयोग, जैसे इसमें ये कंप्यूटर, ये डिस्क कंप्यूटर में कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है, इसके तार अंदर ही अंदर जुड़े हुए, तो ऐसे ये बाहर वाली डिस्क को भी तो किसी केबल से या किसी चीज़ से लगना चाहिए ना, जुड़ना चाहिए दोनों चीज़ों से। अगर जोड़ने के लिए हमें दूसरी केबल यूज़ करनी है तो हम क्या करेंगे, हम इनको एक्चुअली केबल से जोड़ते हैं। तो अब जरा हम वापस इस चित्र में आते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो है, देखिए आप ये जो मान लीजिए ESX होस्ट 5 है, तो इसमें क्या हो रहा है कि एक डिस्क का एक HBA से डॉटेड लाइन जो है निकल के आ रही है और ये ऊपर यहाँ पर दूसरे HBA में जा रही है। इसी तरीके से दूसरे ESX से ये डॉटेड लाइन निकल के आ रही है और ये दूसरे HBA में जा रही है। अब ऐसा क्यों है जरा इसके बारे में बाद में समझेंगे, लेकिन पहले ये समझ लीजिए। और इसी तरीके का इसके लिए भी चित्र, दूसरे वाले कंप्यूटर सर्वर के लिए भी चित्र दिखाया हुआ है। थोड़ा सा मैं इसको नीचे ऐसे करता हूँ तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। अब आप ये देखिए कि इस कंप्यूटर से, इस सर्वर से और इस सर्वर से ये दो तार निकल रहे हैं और इस स्टोरेज में जा रहे हैं अलग अलग। ये जो चित्र है ये आपको समझाने के लिए बनाया है, असल में ये पड़ जाता है कैसे। अभी तो मैंने 2 का ही दिखाया, अब मान लीजिए 3 4 5 सबको हम जोड़ लें इसमें, तो फिर वो कुछ यहाँ पर और काफ़ी गहरा हो जाएगा ना, सब बहुत भीड़ हो जाएगी, तो फिर देखने में समझने में शायद थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए मैंने जानबूझ के इनको जुड़ा होने दिखाया है। आगे दिखाएंगे आपको जुड़ने के बाद कैसी स्थिति होती है। तो अब क्या समस्या है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम जितने कंप्यूटर चाहिए हर कंप्यूटर को इस स्टोरेज एरे से आके जोड़ देते हो। आप जोड़ दिया तो ये कंप्यूटर, इसके अंदर जो एप्लीकेशन चल रही होंगी, जो कुछ भी चल रहा होगा, उसको ये जैसे जैसे इस कंप्यूटर में ये जो नीचे वाली डिस्क है, इसका ये यहाँ पर CPU लगी हुई है, तो ये CPU या ऑपरेटिंग सिस्टम इस डिस्क का प्रयोग कर सकता है। अगर इस कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को इस डिस्क का भी प्रयोग करना तो इसे किसी तार से, केबल से, वायरलेस से किसी तरीके से जुड़ना चाहिए, तब ये इसका यूज़ कर पाएगा। नहीं तो ये रखा रहेगा, इसको इसके सामने बगल में रखी हुई रहेगी और कुछ होगा नहीं, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये जो हमारा स्मॉल एनवायरनमेंट है, इसमें सेम वही स्थिति है। तो हर सर्वर को इस स्टोरेज से आकर जुड़ना चाहिए, है ना। जब ये जुड़ेगी तब हम इस स्टोरेज का, इसमें लगी डिस्कों का प्रयोग ये कंप्यूटर कोई भी कर पाएंगे। तो ये जो हुई, अब स्टोरेज सेंट्रल है आपकी, सर्वर्स स्टोरेज सेंट्रल क्यों है, क्योंकि कई सारे सर्वर उसका प्रयोग करना चाहते हैं जो उनको ज़रूरत है। एक ही कंप्यूटर तो करेगा नहीं, सारे कंप्यूटर हैं। और ये तो मैंने 5 दिखाए, अगर 50 हुए तब, 100 हुए तो, 5000 हुए तो। अब हम जिन कंपनियों के साथ, जिन लोगों के साथ काम करते हैं, उनकी दुनिया में अधिकांश जो ऐसा मैंने हिसाब तो नहीं रखा, लेकिन 4-5 हज़ार कंप्यूटर आराम से होते हैं एक मिड साइज़ कंपनी में। अब 4-5 हज़ार कंप्यूटर अगर, और ये सारे इसी तरीके के नहीं होते, वो भी हम आगे समझेंगे कि वो कंप्यूटर 4-5 हज़ार कंप्यूटर किस तरीके के होते हैं। हालांकि मैंने अलग अलग तरीके के देखे, लेकिन अभी समझने के लिए मोटा मोटा आप मान लीजिए कि 400 या 500 कंप्यूटर इस डिस्क से साथ जोड़ रहे हों, स्टोरेज वाली एरे के साथ जोड़ रहे हों, तो कितनी भीड़ हो जाएगी, कैसे हो जाएगा, कैसे मैनेज कैसे करोगे, फिर संभालो कैसे इसको। कुछ गड़बड़ हुआ, यहाँ मान लीजिए इसमें कंप्यूटर वाले में डिस्क में कुछ गड़बड़ हुआ, तो हम इसे ठीक करने कैसे जाएंगे। तो ये सारे कामों को संभालने के लिए अब और समस्याएं आगे बढ़ती हैं। पर यहाँ पर आप अभी ये समझ लीजिए कि स्टोरेज की जब हम बात करते हैं तो वो सेंट्रल स्टोरेज होती है, मतलब कि केंद्रीय भंडारण होता है।
कंप्यूटर के अंदर अपनी खुद की स्टोरेज हो सकती है, पर हम जनरली उसकी बात नहीं करते हैं। उसको हम बोलते हैं डैश डी, डायरेक्टली अटैच्ड स्टोरेज, और इसको बोलते हैं सैन स्टोरेज, स्टोरेज एरिया नेटवर्क से अटैच्ड स्टोरेज। तो ये अभी जो आप ये देख रहे हैं ये डायरेक्ट अटैच्ड है। कैसे है? यहाँ से निकल के तार सीधा इसमें जा रहा है ना। अगर आप समझ सकते हैं कि 5 में ये हालत हो रही है तो 50 या 5000 में कैसी हालत होगी। तो फिर क्या होता है, एक नया तरीका अपनाया जाता है, और वो तरीका क्या होता है वो हम थोड़ा आगे देखेंगे। इसको अभी आप यहाँ मोटा मोटा याद रखिए, स्टोरेज मतलब केंद्रीय भंडारण, सेंट्रल स्टोरेज, और ये इससे कई सारे कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट होते हैं। इसमें बहुत सारी कैपेसिटी होती है और ये बहुत तेज़ गति से काम करती है। लिखने का जो काम होता है, लिखने या पढ़ने का काम कंप्यूटर में होता है, वो इसमें बहुत तेज़ गति से हो सकता है। तो सेंट्रल स्टोरेज के नाम पर यहाँ तक। अब इसके बाद हम समझते हैं कि बैकअप क्या होता है। तो पहले ये स्टोरेज का कारण क्या था, ये भी हमें एक बार मैं आपको वापस याद दिला दूं। स्टोरेज इसलिए होती है, हार्ड डिस्क स्टोरेज या स्टोरेज इसलिए होती है क्योंकि कोई जानकारी हमने आज बनाई, जो लिखी, कोई एनालिसिस की, कोई काम किया, उसको हम इस डिस्क में रखते हैं। और अगर मैंने आपको बताया था रैम में जो कुछ रहता है तो पावर ऑफ होते ही चला जाता है। अगर हमने जो कुछ काम किया उसको बनाए रखना है तो डिस्क में सेव किया जाना जरूरी है, उसको सुरक्षित किया जाना जरूरी है। इसीलिए स्टोरेज की आवश्यकता होती है। और जब कई सारे सर्वर या कंप्यूटर एक बड़ी स्टोरेज का एक साथ प्रयोग करना चाहते हैं तो सेंट्रल स्टोरेज का यूज़ होता है। भंडारण और केंद्रीय भंडारण, ये दो चीज़ें अभी आपको समझने की आवश्यकता है, और आगे हम जैसे समझते चलेंगे तो आपको बाकी चीज़ें भी धीरे धीरे स्पष्ट होती जाएंगी।